देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट या लेंथ मेजरमेंट समझ रहे थे। ठीक है, लेंथ मेजरमेंट में आपने रिफ्लेक्शन या इको मेथड पढ़ी थी। तो हमको किसी हिल की या किसी चीज़ की डिस्टेंस पता करनी है तो कोई भी सिग्नल भेजे वो उस चीज़ से टकरा के वापस आएगा। फिर हमारी मेथड क्या थी कि जाते समय सिग्नल डी चलेगा, लौटते समय डी चलेगा, तो 2D डिस्टेंस चलेगा। बट सिग्नल आने और जाने में क्या समय लगा अगर हमको पता है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, सिग्नल ने कुल कितना समय लिया, कितनी स्पीड से गया, बाय नोइंग दिस आप पता कर सकते हो कि डिस्टेंस कवर्ड क्या लगी, क्योंकि हमने मून के लिए डिस्टेंस ऑफ हिल पता करने के लिए यूज़ किया। अगर आपको डिस्टेंस ऑफ हिल पता करने के लिए यूजिंग साउंड वेव, तो आपको डिस्टेंस ऑफ मून पता करने के लिए यूजिंग लेजर वेव। वही हमने मेथड यूज़ किया था इसके लिए कि अगर कोई थिन शीट है, मैटर की शीट है, इस पर आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजिए, टकरा के वापस लौटेगा, कितना टाइम डिले है, फॉर्मूला आगे इससे सिर्फ यहाँ भी हट के क्या जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की स्पीड आ गई। अगली चीज़ आपने पढ़ा था सोनार टेक्निक। कोई शिप है, शिप्स से आप पता करना चाहते हो कि किसी रॉक की डेप्थ क्या है या डेप्थ ऑफ सी क्या है, तो आप कोई सिग्नल भेजेंगे, सिग्नल टकरा के वापस लौटेगा, बट ये सिग्नल क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव। अब कौन सा सिग्नल कहाँ यूज होगा डिपेंड करता है कि उतनी डिस्टेंस तक वो सिग्नल चल के आ सकता है कि नहीं। फॉर्मूला अगेन इज सेम, d विल बी v into t डिवाइडेड बाय u। यहाँ भी फॉर्मूला यूज है, सिर्फ फर्क ये है कि वेव जो यूज है वो अल्ट्रासोनिक है और उसकी स्पीड आप यहाँ रखोगे कि आपने सिग्नल भेजा, कितनी देर के बाद सिग्नल वापस आया। बाय नोइंग दैट टाइम एट द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव यू कैन डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी और डेप्थ ऑफ रॉक। वही टेक्निक हमने पढ़ा किसके लिए, कहाँ पे यूज़ की जाती है, राडार, रेडियो एंगल डिटेक्शन एंड रेंजिंग। कोई बेस स्टेशन है, कोई एरोप्लेन है, कहाँ पर है नहीं पता आपको, बेस स्टेशन से एक वेव रिलीज की गई, सारे डायरेक्शन में स्प्लिट कर गई, जहाँ भी एरोप्लेन होगा उससे टकरा करके वेव वापस लौट आएगी। अगेन आने और जाने में इसमें डिस्टेंस कितना चलेगी, 2D। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजा है, सिग्नल वापस आने में अगर टाइम टी लगा तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी, सी। तो डी को क्या लिखोगे आप, इट विल बी सी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी सी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। तो हम एरोप्लेन की डिस्टेंस पता कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था ट्रायंगुलेशन मेथड कि कोई टावर है, इसकी हाइट जानना चाहते हैं, कोई पर्सन, कोई ऑब्जर्वर इससे सर्टेन डिस्टेंस पर खड़ा है, इफ दिस डिस्टेंस इज नोन, और अगर ये टावर के टॉप का एंगल पढ़ ले, देन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको थीटा पता है, एस पता है, यू कैन डिटरमाइन एच। मेथड कौन सी थी, ट्रायंगुलेशन मेथड। Method was triangulation method. Correct. Similarly, अगर हमको किसी हेवनली ऑब्जेक्ट की साइज पता करनी, डायमीटर पता करनी है, जैसे अर्थ पे खड़े हमको मून का डायमीटर पता करना है, तो मून के दोनों डायमेट्रिक एंड से जो लाइट आ रही है, इफ दिस एंगल इज नोन, इसी तरह से एंगल पता लग जाए, मून की डिस्टेंस क्या है ये पता लग जाए, मून का डायमीटर अगर कैपिटल डी है, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। तो रिस्ट्रिक्शन ये है कि थीटा शुड बी इन रेडियस और एल और आर की यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब ये मीटर्स में तो ये भी मीटर्स में, किलोमीटर्स में तो दोनों किलोमीटर्स। आप इस फॉर्मूले पर जाओगे तो थीटा आर्क लेंथ कितनी बन रही है डी, और रेडियस कितनी बन रही है, क्या जानना चाहते हैं, मून का डायमीटर जानना चाहते हैं। ये हमको पता लग सकता है प्रोवाइडेड कि हमको एंगल पता लग जाए और डिस्टेंस पता लग जाए। एंगल जानने की टेक्निक्स तो है, डिस्टेंस कैसे जान सकते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि मून की डिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है। इसके लिए हम लोगों ने आखिरी मेथड पढ़ी थी, व्हिच इज पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड कि हमारी जो लेफ्ट और राइट आई है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड करता है, इफ दिस एंगल इज नोन
यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि लेफ्ट से राइट आई के बीच का जो डिस्टेंस है हम इसको बी से शो करेंगे, वेयर बी इज बेसिस, ये फिक्स्ड, और एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, आर्क लेंथ ये रेडियस, करेक्ट। डी पता है, थीटा पता है, डी पता लग सकता है कि व्हाट इज डी, आपकी आईज से कोई ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है। ये टेक्निक लगा के मून की डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं कि हमारी आईज से मून कितने डिस्टेंस पर है, बट दिक्कत है कि मून बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस पर है। तो जो चीज़ें बहुत डिस्टेंस पर होंगी, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे आप, एंगल छोटा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट आई के बीच का गैप बहुत कम। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होती तो हम ज़्यादा बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को पढ़ सकते। तो उसके लिए क्या रेमेडी बताई गई थी आपको, कि हम अर्थ के ऊपर दो ऑब्जर्वर्स को खड़ा करें जिनकी डिस्टेंस हम कुछ 400, 500, 600 किलोमीटर्स कर सकते हैं। ये आपने डिस्टेंस को काफ़ी बढ़ा दिया तो एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर भी देखे और ये ऑब्जर्वर भी देखे, एक ऑब्जर्वर एक सिटी में खड़ा है, दूसरा दूसरी सिटी में खड़ा है, बट दे विल बी रिपोर्टिंग एट द सेम टाइम इंस्टेंट। तो क्या होगा, इस पर्सन को, जो पर्सन यहाँ खड़ा है उसको ये नहीं दिख रहा है क्योंकि वो दूसरी सिटी में खड़ा हुआ है, इसको ये नहीं दिख रहा है, ये एंगल पता कैसे चलेगा। तो जो स्टार आपसे बहुत डिस्टेंस पर होते हैं, लार्ज डिस्टेंस पर जो स्टार्स होते हैं, उनसे आने वाली लाइट की जो डायरेक्शन E1 को दिखेगी, सेम डायरेक्शन E2 को दिखेगी, मतलब लाइट मीन्स पैरेलल हो। तो क्या होगा, अगर आप यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये एंगल और ये एंगल सेम आएगा। ये एंगल अगर φ1 है तो ये भी φ1 होगा, और ये अगर φ2 है तो ये एंगल भी φ2 होगा। दैट मीन्स अब काम आसान हो गया कि ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है इसको डिस्टेंट स्टार के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का इंक्लूडेड एंगल बताना, ये φ1 है, और वही काम इसमें करना है, होगा φ, और φ1 प्लस φ2 बता देंगे टोटल एंगल थीटा। तो थीटा हम मान लेते हैं φ1 प्लस φ2 के बराबर, तो टोटल एनक्लोज्ड एंगल इज φ1 प्लस φ2। दोनों ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जानना क्या चाहते हैं, डिस्टेंस डी, एंगल होता है आर्क लेंथ बाई रेडियस, डिस्टेंस डी विल बी बी बाई थीटा। ये मेथड है टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडी बाय यूजिंग पैरेलक्स मेथड। और पैरेलक्स क्या होता है, ये मैंने चीज़ समझाई थी आपको। आप उसको डिफाइन करना हो तो ऐसे लिखूंगे, दिस इज apparent change in position of object due to change in position of observer। ऑब्जर्वर अगर अपनी पोजीशन बदल दे तो उसको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदली हुई दिखाई देती है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको कहा जाता है पैरेलक्स। मैंने उसको समझाया था आपको कि इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ऑप्टिक्स में। जैसे एक लेंस है, आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा और आप इस साइड से देख रहे हैं, और मान लो आप इस पिन की एक इन्वर्टेड इमेज यहाँ दिख रही है आपको, इमेज तो दिख रही है बट इमेज आइज से कितना डिस्टेंस पर है ये हमको पता नहीं। इमेज आइज से कितनी डिस्टेंस पर ये मालूम नहीं। ये जानने के लिए क्या करोगे, आप एक पिन रखोगे, तो आप जब पिन रखेंगे तो ये पिन आपको अपेरेंटली ऐसा लग सकता है कि एक लाइन पर है, क्लियर, इट अपीयर्स टू बी अलोंग द सेम लाइन, जबकि इन दोनों के बीच में गैप है। कैसे पता चलेगा गैप है कि नहीं, अगर आप अपनी आइज को लेफ्ट या राइट साइड ले जाओगे तो सेपरेशन विल बी क्रिएटेड, कुछ कन्फर्म्स कि ये ऊपर नीचे नहीं। अगर आप इसको चलाते चलाते इसके ठीक नीचे पहुंच गए, मतलब पैरेलक्स रिमूव कर दिया, तो अपनी आइज को जिधर ले जाओगे दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। ये मतलब है पैरेलक्स, करेक्ट। इट इज apparent shift in position of object due to shift in position of observer। और डिस्टेंस मेजरमेंट की, लॉर्ज डिस्टेंस मेजरमेंट की जो अगली मेथड आती है दैट इज कोपरनिकस मेथड। ये यूज की जाती है टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ inferior planets from sun।
इंफीरियर प्लैनेट मतलब जिसकी ऑर्बिटल रेडियस, ऐसा प्लैनेट जिसकी ऑर्बिटल रेडियस अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस से कम है उसको कहते हो आप इंफीरियर, और जिसकी डिस्टेंस अर्थ टू सन डिस्टेंस से ज़्यादा है मतलब वो क्या कहलाएगा, सुपीरियर प्लैनेट। तो क्या होगा, सपोज जैसे मरकरी है, मरकरी का ऑर्बिटल रेडियस अर्थ से कम होता है, हम ये मान लेते हैं कि ये सन है, ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिट इज नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर, बट हम एक रफ कैलकुलेशन में ये मान रहे हैं कि मरकरी सर्किल में घूम रहा है और अर्थ भी सर्किल में घूम रहा है। अब अर्थ की किसी समय पोजीशन ये है, सपोज आपको मरकरी का तब तक इंतजार करना है जब तक मरकरी ऐसी पोजीशन पर ना आ जाए कि सन टू मरकरी लाइन और मरकरी टू अर्थ लाइन ये आपस में 90 डिग्री बना रही है, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, प्लैनेट टू सन और अर्थ टू प्लैनेट, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। जिस समय सिचुएशन होगी उस समय ये एंगल जो आ रहा होगा ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, प्लैनेट को अर्थ से ज्वाइन करिए, सन को अर्थ से ज्वाइन करिए, इन दोनों लाइंस के बीच में जो मैक्सिमम एंगल है वो जिस समय क्रिएट हो रहा है उस समय दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। इसमें एप्सिलॉन को कहा जाता है मैक्सिमम इलॉन्गेशन। क्लियर, ये डिस्टेंस क्या है, सन टू अर्थ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या बन रही है, प्लैनेट टू अर्थ डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है, प्लैनेट टू सन। इस ट्रायंगल में चलते हैं, हम यूज करते हैं साइन ऑफ एप्सिलॉन, इस एंगल का साइन लीजिए, it will be RPS divided by RS, बट जो सन टू अर्थ डिस्टेंस होती है, सन टू अर्थ डिस्टेंस, इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, एवरेज अगर निकाला जाए दिस इज सेड टू बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप इसको कह सकते हो कि ये डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, दिस इज RPS, ये होगा साइन ऑफ एप्सिलॉन, मतलब RPS की वैल्यू होगी साइन एप्सिलॉन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हमारी दिक्कत ये बची कि हमको एंगल तो पता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या टेक्निक है, आप इस ट्रायंगल में चलिए, कॉस एप्सिलॉन निकालिए, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, करेक्ट। अब इसमें से जो RSC है यही है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसकी वैल्यू हम जानना चाहते हैं, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू वो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, RPE डिवाइडेड बाई कॉस एप्सिलॉन, ये लिख सकते हैं। इसमें इस एंगल को आप एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, अगर किसी टेक्निक से RPE पता चल जाए देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विल बी डिसाइडेड। ये कैसे निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा कि अर्थ से किसी चीज़ की डिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है, बाय रिफ्लेक्शन मेथड। आप यहाँ से कोई बीम डालिए प्लैनेट तक, प्लैनेट से बीम टकरा करके वापस लौटेगी, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम भेजोगे C/T डिवाइडेड बाई 2, इससे हम प्लैनेट टू अर्थ डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। और अगर ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में डिसाइडेड। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिस तरह से कैलकुलेट किया गया है उसकी वैल्यू आती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। क्लियर, मतलब फिक्स डिस्टेंस है। अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको पता है और एप्सिलॉन पता है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन इज डिटरमाइंड। इसको कहा जाता है कोपरनिकस मेथड, जो सिर्फ उन प्लैनेट्स के लिए एप्लीकेबल है जो इंफीरियर है, मतलब इनका ऑर्बिटल रेडियस अर्थ से छोटा। अब जो नेक्स्ट मेथड है जो सुपीरियर प्लैनेट्स के लिए यूज की जाती है, दिस इज केपलर्स मेथड। केपलर्स मेथड क्या कहती है, केपलर्स मेथड केपलर्स मेथड के हिसाब से अगर सन के चारों तरफ कोई प्लैनेट रिवॉल्यूशन कर रहा है, क्योंकि ऑर्बिट एक्चुअली सर्कुलर नहीं होता, रफ कैलकुलेशन में मानते हैं, मान लो कि प्लैनेट का टाइम पीरियड टी, एक रोटेशन करने में टी टाइम लगता है, और ऑर्बिटल रेडियस सपोज आर, तो केपलर्स मेथड ये कहती है कि
टी स्क्वायर प्रोपोर्शनेट होता है आर क्यूब और ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस of superior planets from sun. हम सुपीरियर प्लैनेट की सन से डिस्टेंस निकालने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये मेथड कहती है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर ऑर्बिटल रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनेट होता है। मान लो हम अर्थ के लिए एक डाटा यूज करें, अर्थ सन का एक रोटेशन t1 टाइम में करती है और अर्थ की जो ऑर्बिटल रेडियस है सन के अराउंड वो तो t1 स्क्वायर प्रोपोर्शनेट होगा r1 क्यूब के। और हम एक डाटा यूज करते हैं सैटर्न के लिए। मान लो सैटर्न एक रोटेशन पूरा करता है t2 ईयर्स और उसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है सपोज वो r2, तो t2 का स्क्वायर r2 क्यूब के प्रोपोर्शनेट है। ये बात किसी भी दो प्लैनेट के लिए लगाई जा सकती है। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप रेशियो करते हो गेटिंग t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, दिस इज r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। बट हमको अर्थ के लिए डाटा पता है कि अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर का होता है और अर्थ की जो ऑर्बिटल रेडियस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये पता है। हम जानना चाहते हैं कि सैटर्न की सन से डिस्टेंस क्या होगी। तो सैटर्न एक रोटेशन करीब करीब 30 ईयर्स में पूरा करता है। सैटर्न को सन का एक पूरा चक्कर लगाने में करीब करीब 30 ईयर्स लगते हैं। तो T2 इज अराउंड 30 ईयर्स, ठीक है। R2 जो होगा ये हम जानना चाहते हैं। आप ये डाटा लाकर के इसमें अगर फीड कर देते हो उस फॉर्म में, T1 की जगह हमने डाल दिया 1, ठीक है। T2 30 इसका स्क्वायर, यहाँ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और यहाँ R2 इसका क्यूब और इसका क्यूब, करेक्ट। तो R2 क्यूब की वैल्यू आएगी 30 स्क्वायर इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यूब। इसका मतलब R2 की वैल्यू आएगी 30 टू द पावर 2/3 इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इफेक्टिवली जो सैटर्न की डिस्टेंस फ्रॉम सन है वो 30 टू द पावर 2/3 इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड distance of any superior planet from sun.